गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अखिलेश आनंद हूं। मेरे साथ आगे का एजेंडा अब आप देखने वाले हैं, लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कानपुर में रेल पलटने की साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली, शुरुआती जांच में इस घटना का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों को इसके पीछे आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के हाथ होने का शक है। इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों का सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान में बैठकर आतंकी ऑनलाइन क्लास चलाई जाती है। यह क्लास आईएसआईएस का कमांडर फरतुल्लाह गौरी चलाता है। यह वही आतंकी है जिसने हाल ही में एक ऑडियो क्लिप जारी कर भारत में ट्रेन पलटने का आदेश दिया था। तो अभी की बहुत बड़ी खबर, आईएसआईएस कमांडर का नाम इसमें सामने आ रहा है। आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश, यानी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ। कानपुर में रेल पलटने की साजिश वाले मामले में नया खुलासा, एक आतंकी एंगल सामने आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक है। सोशल मीडिया के जरिए ये आतंकी बनाते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास होती है। जैसे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वैसे इन आतंकियों को नफरत की सीख दी जाती है। हमारे साथ दिल्ली से वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ भी आपको लिए चलेंगे संजय त्रिपाठी के पास। जयपुर से हमारे साथ मनीष शर्मा भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले वरुण, आपसे जानना चाहूंगा कि इस मामले में ये जो नई जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल जो बताया जा रहा है, इस बाबत और क्या अपडेट है आपके पास? डिरेल करने की कोशिश की गई है। सूत्र में इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कानपुर का जो ये कानपुर की जो घटना है, उसके जो तार है वो टेरर लिंक से जाकर कनेक्ट हो रहे हैं। एजेंसी को शक है कि जो आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल है वो इस वारदात के पीछे हो सकता है, क्योंकि खुरासान मॉड्यूल के अंदर कई सेल्फ रेडिकलाइज जो आतंकी है वो भर्ती हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए जो आईएसआईएस का ये खुरासान मॉड्यूल है, इस तरीके के संदिग्धों को चिन्हित करता है। सोशल मीडिया के जरिए ही आतंक बम से बनाया वो। वरुण, मैं माफी चाहूंगा, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा आपसे हम कनेक्शन जोड़ लें ताकि आगे आपसे और डिटेल में बात हो सके। लेकिन संजय त्रिपाठी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। लखनऊ से क्या अपडेट है, वहां से क्या जानकारी इस बारे में आपको और मिल पा रही है? कहां तक पहुंची तहकीकात में लगाया गया है? इस पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए उन्होंने 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की पूछताछ 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। 10 लोगों को हिरासत में रखा गया है। और एक जानकारी अखिलेश अभी मिली है कि शाहरुख नाम का एक हिस्ट्री सीटर जो मुंडेरी गांव के आसपास देखा गया था, घटना वाले दिन तक तो उसे देखा गया है, लेकिन उसके बाद से वो लगातार गायब है। ऐसे में एजेंसियों को शक गहरा रहा और इस शाहरुख के पीछे लगातार वॉच की जा रही कि आखिरकार कहाँ गया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की मदद ली जा रही है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, हर वो तरीका तकनीकी जिससे इस पूरी घटनाक्रम के पीछे के जो तार हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो सिलेंडर रेलवे ट्रैक पर मिला था, उससे जुड़ी जो भी गैस एजेंसीज हैं आसपास की, उन सभी में बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। उस सिलेंडर का जो सीरियल नंबर है, उस सीरियल नंबर के आधार पर यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये सिलेंडर किसे बेचा गया है या किसे डिलीवर किया गया है। तो इस तरह से जो घटना से जुड़े हुए एक एक तार हैं उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल जो है 2017 में एक ब्लास्ट हुआ था पटना इंदौर एक्सप्रेस में। मैं संजय इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन दर्शकों को जरा एक बयान सुनवाना चाहता हूं। कानपुर में पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें बनाई हैं, जांच जारी है और जल्द पूरी साजिश का खुलासा होगा, ये दावा किया जा रहा है। इसमें कई संस्थाएं आई हैं और चूंकि महत्वपूर्ण घटना है तो कई संस्थाएं अपना अपना काम कर रही हैं। आरपीएफ भी आई हुई है, टीएसके भी टीम आई, सिविल पुलिस भी लगी हुई थी, आईबी की टीम भी आई हुई है। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना टारगेट है, अपना सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। अभी तक क्या क्लूज मिल पाए हैं किन दिशा में? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे, सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह,
ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पर करके ही फिर डिसीजन दिया जा सकता है। और अभी की एक और बहुत बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा दूं। राजस्थान के अजमेर में भी ट्रेन पलटाने की साजिश, अजमेर में ट्रेन डीरेल की साजिश का एक नया खुलासा सामने आ रहा है। पटरी पर रखे गए सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स, सीमेंट ब्लॉक्स को टक्कर मारते हुए निकली है मालगाड़ी और करीब 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के कई टुकड़े मिले हैं। सराधना बांगड़ रेलवे स्टेशन के बीच रखे गए थे ये ब्लॉक। रविवार रात अजमेर में ट्रेन डीरेल की साजिश नाकाम हुई है। कल कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश हुई थी और यहां पर 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के ये टुकड़े मिले हैं। सराधना बांगड़ रेलवे स्टेशन के बीच ये ब्लॉक रखे गए थे, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। रविवार रात अजमेर में ट्रेन डीरेल कराने की साजिश रची गई। हालांकि सुकून की बात यह है, राहत की बात यह कि यह साजिश नाकाम हो गई। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो आप देखिए किस तरीके से यह सारा कनेक्शन आपस में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय रेल ऐसा लगता है कि इन दहशतगर्दों के निशाने पर है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये अजमेर वाली जो घटना है इसने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कानपुर की घटना में आपको पता है किस तरीके से वहां सिलेंडर की बरामदगी हुई, वहां पर रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल वगैरह की शीशियां मिली थी और अब अजमेर में आप देख रहे हैं ये बोल्डर की बरामदगी होना। और ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल ये कि इन सब के पीछे कौन है। ISIS का खुरासान मॉड्यूल भी बताया जा रहा है। और अजमेर वाली जो घटना है इस पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष शर्मा भी मौजूद हैं। मनीष। बिल्कुल अखिलेश, ये साजिश किस संस्थान या किस एजेंसी ने रची है जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है ये खुलासा होगा। लेकिन राजस्थान में ये अखिलेश 17 दिनों के भीतर तीसरी घटना है जब ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई। 23 अगस्त को 12 जिले के छबड़ा में एक मालगाड़ी गुजर रही थी और वहां पर एक टूटी हुई मोटरसाइकिल के स्क्रैप को ट्रैक पर फेंका गया। हालांकि ये घटना उस वक्त इतनी हाईलाइट नहीं हो पाई। इसके बाद पाली जिले में 28 अगस्त को वंदे भारत जो जोधपुर से और अहमदाबाद तक का सफर होता है वहां पर भी इसी तरीके का एक सीमेंट ब्लॉक 28 अगस्त को रखा गया। और अब जैसा आपने 8 सितंबर की रात तकरीबन 10:30 बजे 2 सीमेंट के वजनी ब्लॉक जिनमें से हर ब्लॉक का वजन लगभग 70 किलोग्राम था वो 2 अलग अलग जगह ट्रैक पर रखे गए। सबसे बड़ा इसको ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा टल गया, मालगाड़ी बेपटरी होने से बची। लेकिन अगर इन तीनों घटनाओं को जो कि महज 17 दिन के अंतराल में घटी अगर जोड़ा जाता है तो संयोग ये रहा कि 8 तारीख को ही कानपुर में ये साजिश हुई, उसके बाद अजमेर में भी ठीक उसी समय इसी तरीके की साजिश हुई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मामला दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू की है। लेकिन लगता है कि देश की किसी बड़ी एजेंसी को इन तमाम घटनाओं को एक सूत्र में पिरोकर इस साजिश का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में महज 17 दिन में अगर 3 ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हुई तो ये एक अपने आप में बड़ी साजिश की ओर इशारा भी करता है। और साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है जिसका जिक्र आपने किया कि भारतीय रेल कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर है। बिल्कुल सही कह रहा है मनीष। और देखिए ये इसलिए ज्यादा डराने वाली बात है क्योंकि भारतीय रेल की अगर बात की जाए लाखों लोग हर रोज सफर करते हैं। ये लाइफ लाइन है हमारे लिए। हिंदुस्तान में सबसे अधिक लोग भारतीय रेल का इस्तेमाल करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। और अगर इस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं तो सोचिए कितनी बड़ी कल को कोई दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है। वरुण, आपसे बातचीत हो रही थी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। ये ISIS का खुरासान मॉड्यूल जो इसके पीछे बताया जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल एजेंसीज को इस बात का शक है कि पाकिस्तान में बैठा फरतुल्ला गौरी ही इन आतंकी वारदातों को अंजाम दिला रहा है। क्योंकि अगस्त के आखिरी हफ्ते में फरतुल्ला गौरी ने एक अपना ऑडियो क्लिप जारी किया था और उसमें ये बात अपने जो स्लीपर सेल है उनको एक्टिव होने के लिए कहा था और ये कहा था कि भारत के अंदर बड़ी संख्या में जो ट्रेन है उनको डिरेल करने की वो साजिश रचे। कहीं ना कहीं उसकी अपील के बाद से ही लगातार इस तरह की कई घटनाएं आई है। अजमेर की घटना के तार भी आतंकी संगठन से जाकर जुड़े हैं, इस तरह के सबूत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी साजिश के तार है पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एजेंसीज को इस बात का शक है कि ISI के इशारे पर ISIS का जो खुरासान मॉड्यूल है वो इन वारदातों को अंजाम दे रहा है। क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर कई सेल्फ रिडिकुलाइज आतंकी होते हैं जिन्हें सोशल
मीडिया के जरिए ही संपर्क किया जाता है, उनसे डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाता। सोशल मीडिया के जरिए उनके ब्रेन वॉश करके रिडिकुलाइज किया जाता है। बॉम्ब बनाने से लेकर कैसे ट्रेन को डिरेल किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह के कई अहम सबूत मिले हैं, जिसको लेकर अब एजेंसीज बेहद अलर्ट हो गई है और लगातार इस तरह की घटनाएं भी नजर आ रही है, जिससे साफ हो रहा है कि हाँ, जो चाहे ब्लॉक्स मिले हो, चाहे सिलेंडर मिले हो, कहीं ना कहीं ट्रेन को डिरेल करने की ही एक साजिश है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इन साजिशों का खुलासा हो, जो भी दहशतगर्द इसके पीछे हैं पकड़े जाएं, वरना किसी दिन कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, आप इस जानकारी के लिए। संजय और मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी धन्यवाद। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया। निष्पक्ष लोकसभा चुनाव नहीं हुए। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में हुए चुनाव नियंत्रित थे, कंट्रोल थे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी की 240 सीट नहीं आती, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा चुनाव आयोग ने वही किया जो बीजेपी चाहती थी। राहुल ने अमेरिका से फिर से एक बार मोदी सरकार को घेरा है। कल भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे, एक बार फिर से लगभग उसी लाइन पर राहुल गांधी का बयान। सरकार को तो घेर ही रहे थे, अब चुनाव आयोग पर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल देश के लीगल सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का जो हमला हो रहा है, इसे लेकर देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे हैं। वो देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देशद्रोह के अंतर्गत आता है। नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। तो राहुल गांधी को शिवराज सिंह चौहान कुंठित तक बता रहे हैं। आइए मैं लिए चलता हूं आपको, मेरे साथ इस वक्त मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, जैनेंद्र हैं और नीरज पांडे हैं, दोनों से बातचीत करेंगे। जैनेंद्र, जरा एक बात बताइए, जैसे बीजेपी पर राहुल गांधी हमले कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे थे, कल उन्होंने लीगल सिस्टम पर भी हमला कर दिया, आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। क्या साबित करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी की कौन सी राजनीति है नजर आ रही है आपको? देखिए, साफ तौर पर विदेशी धरती पर भी जो देश की अंदरूनी सियासत है उसको नेता बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से नोएडा के आगे नोएडा एक्सटेंशन, वही लगता है कि पहुंच अमेरिका गए, लेकिन पॉलिटिकल एक्सटेंशन जो है वही मान रहे हैं अमेरिका की धरती को भी, वो लग रहा है हरियाणा या जम्मू कश्मीर हो। और ये जो बात है ये सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी को देखें, वो भी प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 2014 के पहले के भारत की जो तस्वीर पेश करते थे उसको जो है वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो निश्चित तौर पर देश के बाहर भी नेता जाकर देश की सियासत करते हैं और उसी का एक और उदाहरण जो है वो राहुल गांधी
पेश करते हैं, जब वो बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते बोलते न्यायतंत्र पर भी चले जाते हैं, मीडिया पर भी चले जाते हैं, चुनाव आयोग पर भी चले जाते हैं, और कुल मिलाकर के वो ये नहीं समझते शायद कि इससे कुल मिलाकर देश की छवि खराब होती है। जब आप बीजेपी आरएसएस पर बोलते हैं तब हर किसी को पता होता है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जाहिर सी बात है आप जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन जो देश की तमाम संस्थाएं हैं उस पर देश भर में के अंदर तो निशाना साधते ही हैं। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं और वो एक हद तक उसको लेकर के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर जाहिर सी बात है कि इसका बच्चा इस पर सफाई तो अब कांग्रेस पार्टी ही दे पाएगी। हाँ बिल्कुल, जैसे ही कोई आपको प्रतिक्रिया मिले बताइएगा, दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन नीरज, सवाल ये खड़ा होता है ना, एक ऐसे चुनाव में जहां राहुल गांधी ने अपनी दोनों सीटें जीती, बीजेपी अयोध्या हार जाती है, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और मजबूत होकर उभरती है, नेता प्रतिपक्ष वो बनते हैं, फिर भी वो कह देते हैं चुनाव कंट्रोल था, नियंत्रित था, तो मतलब क्या निकाला जाएगा? देखिए, ये इसको सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है राहुल गांधी अपनी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने जो वोटर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये भारत है या अमेरिका है। वो अमेरिका में भी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं जैसे वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा या महाराष्ट्र में कहीं बैठे हों। तो देखिए, उनको इस बात को समझना होगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष एक गर्मामयी पद होता है, और यही भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर सीनियर लीडर, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, प्रेम शुक्ला हो या गौरव भाटिया हो, इन सब ने पीसी करके कल राहुल गांधी के बारे में यही कहा कि आप जो भी बोलना है आपको भारत की परिधि के अंदर बोलना चाहिए। आपको जिस मुद्दे पर बात करनी है आप उन मुद्दों को आप उठाइए, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भारत की सीमा से बाहर जाते हैं तब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, और उस समय आपको अपने देश की गरिमा, अपने देश की संस्कृति और अपने देश की सरकार का ध्यान रखना चाहिए कि वह आप भी सरकार में, नेता प्रतिपक्ष भी सरकार का हिस्सा ही होता है। तो वो आप अपनी ही सरकार को कैसे आप इस तरह से ब्लेम कर सकते हैं? आप अपने देश के लोकतांत्रिक मसलों पर कैसे विदेशी। चलिए, वक्त इतना ही है नीरज, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनेंद्र, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अभी की बड़ी खबर, आज सीएम नायब सैनी करेंगे नामांकन। लाडवा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से प्रत्याशी हैं वो, और आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सीएम सैनी ने किस तरीके से पूजा पाठ किया उसकी तस्वीर आप जरा देखिए। तो लाडवा से वो चुनाव लड़ रहे हैं नायब सिंह सैनी, और आज नामांकन के पहले किस तरीके से पूजा पाठ करते हुए नजर आए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो नॉमिनेशन से पहले पूजा पाठ, लोगों से मिले जुले। नायब सिंह सैनी की ये जो पूजा है आप देख पा रहे हैं नॉमिनेशन के पहले। अब सवाल यह है कि इस बार चुनाव में होगा क्या? क्या भगवान उनकी एक बार फिर से सुनने जा रहे हैं? क्या एक बार फिर से वहां बीजेपी की सरकार बनेगी? हरियाणा के लाडवा की बात की जाए तो टक्कर देखिए मेवा सिंह से उनका है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लाडवा से, नायब सिंह सैनी के मुकाबले मेवा सिंह। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर एबीपी न्यूज पर लगातार आप देखते रहेंगे। अब बात करते हैं कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की, जिसमें आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों को शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया था। इससे जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कोलकाता कांड से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, हड़ताल वापस लेने से डॉक्टरों का इनकार। इन डॉक्टर्स ने कहा कि पहले राज्य सरकार उनकी मांग मान ले। डॉक्टरों ने भी मांगे मानने के लिए 5 बजे तक का वक्त दिया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग है। स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक का भी डॉक्टरों ने इस्तीफा मांगा है। आज स्वास्थ्य भवन तक रैली भी निकालने वाले हैं ये डॉक्टर। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। आइए सीधे मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, क्या बात बनती हुई नजर आ रही है? शाम 5 बजे तक लगता है आपको कि कोई समाधान निकलेगा? देखिए, मुश्किल लग रहा है क्योंकि डॉक्टर्स जिस हिसाब से अड़े हुए हैं, अब वो ऐसा कह सकते हैं आपकी गोल पोस्ट भी चेंज कर रहे हैं। अब तक मुख्यमंत्री से कह रहे थे कि वो चीफ या पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे थे, पर अब वो चीफ सेक्रेटरी का, मेडिकल डायरेक्टर का, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के बाकी अधिकारियों का भी इस्तीफा मांगने लग गए हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जहां एकदम साफ कर दिया है कि आज शाम 5 बजे तक अगर ये सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन, यानी कि किसी भी तरह की पनिशमेंट, पोस्टिंग या बाकी किसी भी तरह की कवायद सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो सरकार एक्शन ले सकती है। और आज शाम 5 बजे की सुई पर लग नहीं रहा है कि आज
कि डॉक्टर्स, सारे जूनियर डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, जिसके चलते आरजीकर अस्पताल में सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ की तैनाती कर दी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं आपको इस समय स्थिति बताऊं तो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 23 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स अधिकतर अस्पतालों में इस समय काम नहीं कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की वर्कफोर्स करीब 50-60 हज़ार होती है और करीब 1000 अस्पताल हैं पूरे पश्चिम बंगाल में मिलाकर, 1700 अस्पताल अगर मैं गिनती आपको सरकारी बताऊं तो, छोटे बड़े सब मिलाकर। और इसमें अगर जूनियर डॉक्टर्स की संख्या इतनी है तो जो डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स जा रहे हैं उन्हें अटेंड नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स एक स्तर तक का काम करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स पूरा असिस्टेंस और पूरा ग्राउंड वर्क करते हैं हर एक अस्पताल में। ऐसे में आप ये मान के चल सकते हैं कि ज़मीन पर ही सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा ओपीडी और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में पड़ रहा है जहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स नहीं हैं। और जूनियर डॉक्टर्स आज दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास फिर से स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे, जो कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। मनोगे, आप देखिए ऐसे में सवाल एक ये भी खड़ा होगा, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि अब डॉक्टर्स अपने गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं। पहले कुछ और मांगे थी, अब कुछ और मांगे उसमें जोड़ ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है इस पूरे मामले में, जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई वहां पर दे रही है। तमाम एजेंसियों की इस पर नजर है, सरकार भी अब सतर्क नजर आ रही है। इसके बावजूद हड़ताल पर डॉक्टर्स के रहने का अब क्या मतलब निकाला जाए? मतलब ये निकाला जाए कि हम अड़े हैं, हम अडिग हैं, हम अटल हैं और हम हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ये भी समझें कि डॉक्टर्स को अस्पताल में अपनी सुरक्षा का सवाल खड़ा करने का अधिकार बिल्कुल है, आर्टिकल 19 उन्हें भी ये सुविधा देता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी फ्रीडम ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको अपने साथ रखें। लेकिन ये भी देता है कि जब वो प्लेज लेकर, जब वो पूरी तरह से अपनी ओथ लेकर काम पर उतरते हैं तो वो ये भी कसम खाते हैं कि वो कोई भी मरीज़ हो उसकी स्थिति में उसके साथ खड़े नज़र आएंगे। अब ऐसे में दुविधा ये हो जाती है कि अपनी जान की सुरक्षा देखें, जो कि बार बार सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। 1 महीना 2 दिन हो गया है पूरी घटना को। एक और जहाँ सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई लगातार अपने पुख्ता सबूतों के साथ अपने केस को और ज़्यादा मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अभी ये भी सवाल उठेगा ना कि आखिरकार डॉक्टर्स बार बार अपनी मांगे क्यों बदल रहे हैं। जो मांगे मानी गई थी, उन्होंने खुद अपना ज्ञापन कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को जाके उनके ही इस्तीफे की मांग उन्हीं के हाथ में सौंपी थी। ये भी हुआ है कोलकाता में पिछले 1 महीने में। वहीं दूसरी ओर 14 अगस्त की रात को जो हम लोगों ने देखा, जिसमें हज़ारों लोग अस्पताल में घुस जाते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था बदली जाती है, सीसीटीवी कैमरास बेहतर करने की सुविधा को ये प्रॉमिस किया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि अब ये सब इस्तीफा दे, तो पर सवाल ये भी उठता है, आप इस्तीफा सबका मांग रहे हैं पर आप भी काम पर कब लौटेंगे? ये सवाल अब जनता भी पूछ रही है। ये जायज सवाल अब है भी आज के हालात में। कोलकाता रेप मर्डर केस पर एक और बड़ी खबर है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज पेशी होगी। संदीप घोष समेत 4 आरोपियों की पेशी होगी। सभी आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है, जो लीगल प्रोसीडिंग है वो जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज पेशी होनी है। संदीप घोष समेत जो 4 आरोपी और भी पकड़े गए हैं उनकी भी पेशी होगी सीबीआई कोर्ट में। दरअसल इन सबको आज पेश किया जाएगा। इसके बाद अदालत का क्या रुख होता है, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। कोलकाता कांड पर सियासत कैसे हो रही है वो भी अब जरा आप देखिए। ममता सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर 0 है, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एबीपी न्यूज़ के साथ हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, आपका स्वागत है। सर, किस तरह के हालात है कलकत्ता में, जो हालात है? कलकत्ता में लॉ एंड ऑर्डर 0 है बिल्कुल। महिलाएं असुरक्षित है। महिलाएं क्या, वहाँ पर नागरिक ही असुरक्षित हैं, क्योंकि एक नेक्सस काम कर रहा है वहाँ पर, अधिकारियों का, गुंडों का और राजनीतिज्ञों का। ये नेक्सस ही वहाँ पूरे प्रदेश में आतंक फैलाकर और अवैध वसूली हो रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखाई जाती। कुल मिलाकर एक अराजक प्रदेश हो गया है बंगाल। सर, जिस तरह से लगातार राष्ट्रपति शासन को लेकर हटकलें चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना? अब ये निर्णय चूँकि सरकार का, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बाकी इतना जरूर कहूँगा कि वहाँ की हालत ऐसे ही है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, बहराइच की करेंगे, जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक अभी भी बना हुआ है। बहराइच में अब तक 10 लोगों को ये भेड़िया अपना निवाला बना चुका है। वहीं 50 से ज्यादा लोग खूनी पंजे से घायल हैं। बहराइच के महसी इलाके में पिछले करीब 200 दिनों से आदमखोर भेड़ियों की दहशत है। लोग वहां पर परेशान हैं, त्राहिमाम है, त्रस्त हैं। हालांकि राहत की बात यह जरूर है कि वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लगातार बहराइच में डेरा डाले हुए हैं,
भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज की सुबह बहराइच के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये पूरा घटनाक्रम। बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा गया है। बहराइच में अब तक 5 भेड़िए कुल मिलाकर पकड़ लिए गए। हालांकि एक भेड़िया लंगड़ा भेड़िया बताया जाता है जो कि वो अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। तो जो आदमखोर भेड़िए 6 जिनकी संख्या बताई गई थी उनमें से 4 तो बहुत पहले पकड़ लिए गए थे, अब एक और पकड़ लिया गया, यानी 5 भेड़िए वन विभाग के कब्जे में आ चुके हैं। लेकिन एक और भेड़िया जो कि खतरनाक बताया जाता है लंगड़ा भेड़िया, वो अभी भी फरार है। अब उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तमाम प्रयास वैसे काफी दिनों से किए जा रहे हैं, तकनीक की मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि बाकायदा आसमान से भी नजर रखी जाती है इन भेड़ियों पर। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा थर्मो सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है इनको पकड़ने के लिए। लेकिन आखिरकार ये जो पारंपरिक तरीका होता है इन आदमखोर जानवरों को पकड़ने का, वही कामयाब हो पा रहा है। ये भेड़िया भी कुछ इस तरीके से पकड़ में आया है। पिंजरे में जब ये कैद हो गया तो 5 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। ये पूरा जो इलाका है और इसके आसपास के और भी जिले, बहराइच के आसपास के जो जिले हैं, वहां भी इन दिनों आदमखोर जानवरों का आतंक है। ये तो भेड़िए की बात हुई, कुछ जगहों पर तेंदुए देखे गए, बाघ तक भी देखे गए हैं। और जो भेड़िया पकड़ा गया है उसकी तस्वीर, लोग इन भेड़ियों की वजह से उस इलाके में बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे, छोटे बच्चे खासतौर पर इन भेड़ियों के निशाने पर होते हैं, चूंकि वो इनके लिए आसान शिकार होते हैं। और कुल मिलाकर अगर संख्या की बात की जाए, उस लिहाज से देखा जाए तो बहराइच में आदमखोर भेड़िए 10 लोगों की जान ले चुके हैं, जिनमें 9 तो बच्चे हैं। भेड़ियों के हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इन सबके बीच आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। झुंड के 5 भेड़िए पकड़ लिए गए, लेकिन एक भेड़िया है जो कि लंगड़ा भेड़िया है, वो जंगल में छिपा हुआ है, उसकी तलाश अब भी की जा रही है। ड्रोन उसके आसपास नहीं दौड़ाया, इसलिए नहीं किया क्योंकि अब ये बहुत स्मार्ट हो गए थे। जैसे ही ड्रोन्स इनके पास आते थे ये भागना शुरू कर देते थे। ये पूरा पैक था जो कि काम कर रहा था इस तरीके का। और 6 भेड़िए थे, 6 में से 5 पकड़े जा चुके हैं, एक अभी बाकी है। जनरली होता ये है कि जो ये पैक के एनिमल्स है, यदि एक किसी से शिकार करते तो बाकी सब करते। देखिए हम लोग ने जो ड्रोन में देखा था, थर्मल ड्रोन में, उसमें हम लोग को 6 दिखाई दिए थे। तो 6 में से 5 पकड़े जा चुके हैं, एक बाकी रहता है। एक को भी हम पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं संजय त्रिपाठी के पास। मेरे सहयोगी ने इस खबर पर लंबे वक्त से नजर बनाई हुई है। संजय, रणनीति बदली गई और उसका फायदा अब नजर आ गया। अब हम लोग सुन पा रहे थे अधिकारी को, वो कह रही थी कि दरअसल ड्रोन को देखते ही ये भेड़िए भाग जाते थे, इतने चालाक चतुर हो गए थे। तो इस बार स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदली गई और ऐसे में एक और भेड़िया पकड़ में आ गया है। स्ट्रेटजी बदलने का फ़ायदा दूसरे रूप में मिला है अखिलेश। वो ये है कि जो हमले भेड़ियों के होते थे वो नहीं अब हो पा रहे हैं। पिछले 8-9 रातें ऐसी बीत गई हैं जिनमें कोई भी हमला इंसानों पर भेड़िए ने नहीं किया है। और इसके पीछे स्ट्रेटजी ये थी कि जो लोग घर के बाहर सोते हैं उनको वन विभाग के लोग जाकर के चेताते हैं, स्थानीय ग्रामीणों की भी मदद लेते हैं और उनके जरिए उनको भीतर सुलाते थे। लेकिन जो ताज़ा ये घटनाक्रम हुआ जिसमें जो 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, वो ग्रामीणों की पूरे के पूरे 100% प्रयासों से पकड़ा गया, जो हमें जानकारी मिल पाई है। ये कुलाला और सिसैया चूड़ामणि गांव के लोग, जहां सबसे ज़्यादा भेड़िए का आतंक था, उन लोगों ने वन विभाग का एक वॉचर है मुनव्वर, उसकी मदद से अपने लेवल पे पूरी एक्टिविटी की है। शिकार लगाया, बकरी लगाई और बकरी को जब भेड़िया मारने आया तो उसको एक तरफ से हाका लगाया और दूसरी तरफ से जाल लगा करके उसको पकड़ा है। तो आप समझिए कि ये जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको इसका श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि लगातार ये लोग त्रस्त थे और ये अपने स्तर पर भी भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये संजय आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि स्थानीय लोगों की मदद से इसे पकड़ा गया है। मतलब जो प्रशासन के लोग वहां पर थे या फिर वन विभाग के लोग थे, उनकी इसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। ऑपरेशन भेड़िए से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बहराइच के डीएफओ अजीत सिंह ने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि बचे एक और भेड़िए को जल्द पकड़ेंगे। भेड़िए की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है, ये डीएफओ का बयान है। तो वन विभाग के एक बड़े कर्मचारी ने यह बात कही है कि जल्द से जल्द वो 6ठा भेड़िया भी पकड़ लिया जाएगा। कि 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब
हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया, एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा ये लंगड़ा नहीं है। हाँ। ये सही सलामत है। देखिए छठा भी जिसके मुंह में जो आदमखोर हो गया, वो आज नहीं तो कल प्रयास कर सकता है। तो इसके पहले कि वो प्रयास करे अगला, हम उसके पहले ही उसको पकड़ के हम जो है जू में भेज देना चाहते हैं। तो डीएफओ साहब का जो बयान है उस पर हम अपने सहयोगी संजय से बात करेंगे, लेकिन कुछ जानकारियां पहले आपके सामने मैं रख दूं। जो ऑपरेशन आदमखोर चलाया जा रहा है, इससे जुड़ी कुछ बड़ी बातें हैं। देखिए, भेड़ियों का जो आतंक है, इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। 10 लोगों की जान जा चुकी है। इन 10 लोगों में से 9 हैं बच्चे, यानी 9 मासूम बच्चों को अपना शिकार ये भेड़िया बना चुका है अब तक। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आतंक इस पूरे जिले के लिए, और आसपास के कुछ जिलों में भी इसका आतंक देखने को मिल रहा था। इन आदमखोर जानवरों की बात की जाए तो इनकी वजह से लोग इस पूरी बेल्ट की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा परेशान है, त्राहिमाम है, डरे सहमे हुए हैं। भले ही बहराइच में वन विभाग ने 5वें भेड़ियों को पकड़ लिया हो, जिससे वन विभाग और लोगों ने राहत की सांस ली है, अभी भी लोगों में भेड़िए की दहशत है। सब मिलकर आज बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे हमारी संघर्ष को शांति प्राप्त हो चुकी है हमारे क्षेत्र में। बहुत बड़ी राहत की सांस है जब पकड़ लिया गया है। भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो अभी पकड़ लिया जाएगा। लेंगड़ों पकड़ो तब अभी वो है सबसे खतरनाक है। अभी लेंगड़े के साथ और हुए 12 रहेंगे, 12 का टीम रहे तो कुछ तो राहत मिली, कुछ शंका खत्म हुई। खोखार तो है ही है, खोखार बहुत ज़्यादा है। मादी है लेकिन खोखार, हाँ काटने दौड़ती है बड़ी जोर से। अपने अपने दावे प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि हम चाक चौबंद हैं और हमारी वजह से ये कामयाबी मिल रही है, जबकि लोग ये बता रहे हैं, हमारे सहयोगी भी ये कह रहे थे कि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से 5वां भेड़िया पकड़ा गया। पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर दिगवार सेक्टर में तैनात सेना के चौकस जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, रात को दिगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने उस पार से 4 से 5 संदिग्ध आतंकियों को घुसपैठ का जो प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें ललकारा, जिस पर उन आतंकियों ने जवानों की तरफ गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर भारतीय सेना के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। बाद में ये आतंकी भाग निकले। तो 4 से 5 पाकिस्तानी आतंकी जो घुसना चाहते थे अपने देश में, उन्हें भगा दिया गया।